The Mac classes key to unlock the success Kalyan per. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरण के तहत हम लोगों ने बात की थी कि मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या आता है। तो हम लोगों ने बताया था क्या कि CRR आता है इसके तहत। उसी के तहत हम लोग देखा था कि SLR भी होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि रेपो रेट भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी क्रम में आगे बढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था कि क्या होगा यदि मुद्रास्फीति, क्या होगा यदि जो मुद्रास्फीति है वो बाज़ार में कम हो जाए। क्या होगा जब मुद्रास्फीति बाज़ार में कम हो जाए तो ऐसे में RBI SLR को क्या करेगी। जब बाज़ार में मुद्रास्फीति कम होती है, महंगाई कम होती है, तो ऐसे में RBI SLR को क्या करेगी। ये कल का क्वेश्चन था। मैंने कहा था ये बढ़ाएगी SLR या फिर इसे घटाएगी। तो क्या है, तो कई लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या है कि हाँ, तो इसमें SLR को क्या करेगी, वो घटाएगी, सॉरी बढ़ाएगी। कम है, सही तो था यार, SLR घटाएगी। चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ रहे थे और मौद्रिक नीति में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अभी तक CRR की बात कर चुके थे, SLR की बात कर चुके थे और रेपो रेट की बात कर चुके थे। तो इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि आज की रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट को मैंने क्लास में बताया था कि रेपो रेट वह दर होती है, रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर बैंक RBI से, ये वह दर होती है जिस दर पर बैंक RBI से कम अवधि का क्या लेती है, लोन लेती है। तो ये मैंने क्या बताया था कि रेपो रेट होता है। ये तो लास्ट क्लास में हो गया था। तो आज हम लोग आज पढ़ने आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। आइए देखते हैं आसान भाषा में बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट समझेंगे कि जैसे मैंने कल बताया था कि रेपो रेट के बारे में सेम टू सेम पूरा प्रोसेस इसमें रिवर्स रेपो रेट में लगेगा कि जब बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये है और बाजार में इसने मात्र और मात्र 80 रुपये का क्या दिया है, लोन दिया है, और इसके पास कितने रुपए सरप्लस बच गए, इसके पास 20 रुपये बचे रह गए। किसके पास, बैंक के पास। बैंक के पास कुल राशि 100 रुपये की थी। इस कुल राशि क्या कहा गया था, NDTL कहा गया था। इस 100 रुपये में से 80 रुपये बैंक ने क्या किया, बाजार में ऋण दे दिया और उसके पास 20 रुपये शेष अधिशेष बच गए, अधिशेष या सरप्लस बच गए। तो ऐसे में अगर बैंक उस पैसे को अपने पास रखेगी तो उसको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस धन पर उस क्या देना है, पब्लिक को ब्याज भी देना है। तो उस ब्याज को कवर करने के लिए वो क्या करेगी, इस पैसे को, इस 20 रुपये को कहाँ दे देगी, RBI को दे देगी। जब बैंक ये अपना 20 रुपये का पैसा, 20 रुपये किसको दे देगी, RBI को देगी, तो RBI इसके बदले में इसे कुछ ब्याज देगी। किसे, बैंक को। और जब ब्याज देगी तो ब्याज की एक दर होगी। आइए दोबारा कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को कि वह ब्याज दर जिस दर पर बैंक RBI को ऋण देती है उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। या फिर इसको और समझ सकते हैं आसान भाषा में कि वह ब्याज दर जिस दर पर RBI बैंक से ऋण प्राप्त करती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि रिवर्स रेपो रेट की जो दर कितनी है वर्तमान में, वही बात की थी 3.25% वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट की क्या है, दर है। इसी क्रम में अब फिर से हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि ये तो रेपो रेट तक की बात हो गई। तो अब बात करेंगे कि OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO क्या होता है, OMO इसे कहते हैं ओपन मार्केट
ऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं इसको खुली बाजार की नीतियां, खुली बाजार की नीतियां, खुली बाजार की नीतियां। अच्छा, इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत सिंपल सा होता है कि यहाँ पर आरबीआई, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान एवं अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट संस्थान क्या करते हैं? पैसे का लेन देन करते हैं मुक्त रूप से। कौन कौन? यहाँ पर आरबीआई एवं बैंक ही नहीं है, यहाँ पर अन्य वित्तीय संस्थान भी क्या होते हैं? यहाँ पर आपस में लेन देन करते हैं। अच्छा, तो ये लेन देन किसके माध्यम से करते हैं? तो ये लोग जो लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो भी पूरा क्रियान्वयन होता है वह एक टर्म के द्वारा होता है। इसका नाम होता है सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति। खुली बाजार की नीतियों में जो भी क्रियान्वयन होता है वो किसके तहत होता है? सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से होता है। अच्छा, सरकारी प्रतिभूतियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। एक बात जानने की ये बात ये है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो दो रूपों पे कार्य करती हैं। एक होती है बिल के रूप में, एक होती है बॉन्ड के रूप में। बिल और बॉन्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है इसके बारे में बता देते हैं कि जो बिल होते हैं, जो इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 365 डेज से कम। जो भी बिल जारी होते हैं वो 365 दिन से कम के लिए होते हैं, और वहीं पर जो बॉन्ड होते हैं वो 365 दिन से अधिक के लिए होते हैं। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि जो मौद्रिक नीतियों के तहत जो भी ऋण का आदान प्रदान हो रहा है तो वहाँ पर जो उसकी अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? वो 365 दिन से कम के लिए होता है सामान्यतः। ये तो हो गई इतनी बात ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ काम कैसे करती है। तो पहली बात देख लेते हैं कि ओएमओ क्या होता है। तो ओएमओ, पहले प्रश्न आ जाए कि ओएमओ का पूरा नाम क्या है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? खुली बाजार की नीतियाँ कहते हैं। ये तो रही इतनी बात। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। क्या? सरकारी प्रतिभूतियां, इसके बारे में देख लें। तो कुछ इस प्रकार का एक लेटर होता है। पहले ये लेटर जो होता था वो फिजिकल फॉर्म में होता था, अब क्या हो गया है? ये जो लेटर हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। तो एक लेटर होता है, उस लेटर पर एक अमाउंट लिखा होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, और इसके चारों तरफ एक गोल्डन पट्टी लगी होती है। इसके चारों तरफ एक गोल्डन पट्टी लगी होती है, इसे गिल्ड एज भी कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कि ये जो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है ये एक नोट होता है, और इस नोट के तहत क्या होता है कि जब भी आरबीआई को पैसे की आवश्यकता होती है, वास्तव में जो पैसे की आवश्यकता होती है वो आरबीआई की नहीं होती है। अभी देखते हैं कि जब पैसे आरबीआई पैसा क्यों ले रहा है, तो होता ये है कि वास्तव में कि जो सरकार होती है, सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, किसको? योजनाओं को पूरा करने के लिए उनको धन की आवश्यकता होती है। कुछ धन तो सरकार के पास स्वयं का होता है, लेकिन मान लीजिए कोई एक सरकार की योजना थी, ए योजना थी, उस योजना में उसको 100 रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार के पास जो पैसे थे वो कितने थे? मात्र 80 रुपये थे, 80 रुपये थे। तो ऐसे में सरकार के पास कितने रुपए की कमी हो गई? 20 रुपये की कमी हो गई। तो जब सरकार के पास कमी हो गई 20 रुपये की, और पता होना चाहिए जो सरकार की जो बैंक होती है वो कौन कहलाती है? वो कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक नहीं होती है। जो सरकार की बैंक होती है वो कौन सी बैंक होती है? सरकार की आरबीआई। जिस प्रकार से हम लोग अन्य बैंकों से ऋण लेते हैं, देते हैं, एफडी जमा करते हैं, ये सब करते हैं, सेम उसी प्रकार से सरकार की भी अपनी एक क्या होती है? बैंक होती है। उसका नाम क्या है? आरबीआई। सरकार को जो भी ऋण को का आदान प्रदान करना होता है वो किसके तहत करती है? आरबीआई के तहत करती है, आरबीआई से ही करती है। तो आते हैं वापस कि सरकार की एक योजना ए है, और उस योजना में जो पैसे की लागत है वो 100 रुपये है, लेकिन सरकार के पास वर्तमान में 80 रुपये हैं,
और इसको 20 रुपये की और आवश्यकता है, तो ऐसे में जो सरकार होती है वो आरबीआई से कहती है कि हमें आप 20 रुपये का प्रबंध करके दीजिए। ये बात किसने कही? सरकार ने कही। किससे? आरबीआई से कही। अच्छा, तो आरबीआई के पास क्या पैसे रखे होते हैं? नहीं। पता होना चाहिए जो आरबीआई है वो किसी प्रकार का कोई भी लाभकारी संस्था नहीं है, अर्थात वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, अर्थात वो कहीं से भी अपने लिए कोई भी काम नहीं करती है। वो आरबीआई को जो भी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिलता है वो उस प्रॉफिट के जरिए अपने कर्मचारियों का वेतन बता देती है, साथ में उसका जो भी बेसिक उसके जो नीड्स हैं वो पूरा करती है। आरबीआई कहीं से भी खुद के लिए कोई भी कार्य नहीं करती है। अब आगे देखते हैं कि सरकार ने पैसा मांगा किससे? आरबीआई से मांगा। कितना? 20 रुपये। लेकिन आरबीआई के पास तो 20 रुपये है नहीं, तो ऐसे में क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई कहेगी ठीक है हम आपको 20 रुपये ला के देंगे। तो अब आरबीआई 20 रुपये ला के कहाँ से देगी? तो आरबीआई एक कार्य करती है, वो क्या करती है? वो जाती है बाजार में जाएगी और बाजार में एक लेटर जारी करेगी, और वो जो लेटर होगा वो किसके नाम का होगा? वो सरकार के नाम का होगा। वो लेटर जारी करेगी किसके पास? बाजार जारी करेगी सरकार के नाम का। मान लीजिए ये जो लेटर की जो इसकी कीमत है 20 रुपये का लेटर है। ये जब 20 रुपये लेटर जारी करेगी, बाजार में आएगा, तो बाजार में जो भी लोग होंगे, मान लीजिए ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, या जो भी बैंकें हों, ए बी सी कंपनी हो, इनको अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी के पास पैसा अगर एक्स्ट्रा होगा 20 रुपये, मान लेते हैं कि बी जो बैंक है या कंपनी है इसके पास 20 रुपये एक्स्ट्रा था, अगर ये बी बैंक अगर पैसा अपने पास रखे रहेगी 20 रुपये, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या चाहिए कि हमें इस 20 रुपये को हम कहीं फिक्स कर दें और इस पर हमें क्या आने लगे? ब्याज आने लगे। तो ऐसे में ये देखती है, बैंक देखती है, बी वाली देखती है कि आरबीआई ने एक कागज़ जारी किया है, उस कागज़ का नाम क्या है? सरकारी प्रतिभूति। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार की मुहर लगी होती है। अब होगा क्या? ये 20 रुपये क्या करेगा? किसको दे देगा? ये 20 रुपये देगा जाकर किसको? आरबीआई को। ये जो बी बैंक है वो आरबीआई को 20 रुपये दे देगी, और आरबीआई इसके बदले में ये जो कागज़ का टुकड़ा है वो कैसे दे देगा? 20 रुपये इसको बी को दे देगा। हुआ क्या? सरकारी प्रतिभूति जो भी जारी किसने की थी? आरबीआई ने जारी की थी। किसके नाम की जारी की थी? सरकार के नाम की जारी की थी, और वो किसके पास चली गई? बी के पास चली गई। वो एज आ सिक्योरिटी के कारण, मतलब उसको भाई उसने 20 रुपये दिया तो उसको कुछ सबूत तो चाहिए ना। किसको? बी को। तो बी ने 20 रुपये दिए आरबीआई को, और आरबीआई ने इसके बदले में क्या दे दिया? एक कागज़ दे दिया। अब होगा क्या कि जब भी अब कागज़ इसके पास आ गया है, अब कागज़ आने के बाद पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया। अब जब पैसा आरबीआई के पास 20 रुपये आ गया है, तो आरबीआई के अपने पास रखेगी? नहीं। क्यों? आरबीआई से पैसे मांगे थे किसने? सरकार ने। तो आरबीआई क्या करेगी? वो 20 रुपये किसे दे देगी? सरकार को दे देगी। सरकार क्या करेगी? उस 20 रुपये को कायम लगा देगी अपनी योजना में, और उसकी योजना सफल हो जाएगी। ये तो रही इतनी बात। तो क्या बस इतना ही है? नहीं, यहाँ पर जो लेन देन हुआ बैंक का और आरबीआई का, बैंक ने 20 रुपये दिए आरबीआई को, और आरबीआई ने आरबीआई ने क्या दिया? एक कागज़ का टुकड़ा कैसे दिया? बैंक को दिया। तो ऐसे में क्या? ऐसे में होता ये है कि आरबीआई कागज़ का टुकड़ा तो दे ही रही है, साथ में इस बैंक को कुछ ब्याज भी देगी। भाई बैंक ने आरबीआई को 20 रुपये दिए हैं, तो उसके एवज में आरबीआई को कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। अच्छा, ब्याज दिया है किसने? आरबीआई ने दिया है बैंक को। अच्छा, तो आरबीआई के पास ब्याज कहाँ से आ गया? आरबीआई के पास पैसा है ही नहीं, तो आरबीआई के पैसा खुद देगा, वो ब्याज खुद देगा। भाई पैसा लिया किसने? सरकार ने, और उसका ब्याज आरबीआई क्यों भरेगा? तो आरबीआई तुरंत क्या कहेगा कि सरकार से एक बात सुनिए, हमने आपको 20 रुपये दिए हैं, ये 20 रुपये हमने उधार लेके दिए हैं, तो इसके बदले में आप हमें कुछ ब्याज दीजिए, क्योंकि हमको कुछ रुपए देना है, इस ब्याज को बी को ब्याज देना है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार इसको जो भी रुपए देना हो आरबीआई को XYZ रुपए देगी ब्याज के रूप में, और ये ब्याज किसे दे देगी? आरबीआई ब्याज दे देगी बी को। ये हो गया फर्स्ट फेज़। ये तो सरकारी प्रतिभूति का फर्स्ट फेज़ हो गया। भाई 20 रुपये किसके पास आ गए? 20 रुपये आ गए सरकार के पास, और इसके पास क्या आ गई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई। अर्थात ये जो कागज़ का टुकड़ा था ये किसके पास आ गया? सरकारी प्रतिभूति किसके पास आ गई? ये आ गई बी के पास।
सरकार का काम हो गया, योजना चल गई, अब बात बढ़ गई आगे, काम खत्म। ऐसे में बी को क्या फ़ायदा हुआ? बी को तो भाई ब्याज मिला, काम खत्म। तो जो बी का जो ब्याज था वो सॉरी जो मूलधन था 20 रुपये, वो तो नहीं मिला ना। वो भाई समय हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, तो होगा क्या? ऐसे में फिर आरबीआई से जो बी थी, बी वापस जाएगी किसके पास? आरबीआई के पास। वो कहे क्या कहेगी? आरबीआई कहेगी क्या हुआ भाई, वापस क्यों आए हो? तो बी कहेगा भैया आपने हमको ये 20 रुपये का जो कागज़ दिया था, सरकारी प्रतिभूति दी थी, अब ये वापस ले लीजिए और मेरे पैसे अब वापस कर दीजिए। आरबीआई कहेगी ये तो बड़ी टेंशन भाई, इसने बी ने उठाया वो कागज टुकड़ा और किसको थमा दिया? आरबीआई को। अब आरबीआई के ऊपर क्या आ गई जिम्मेदारी किस चीज़ की? कि इसको 20 रुपये देना है, किसको? बी को। अब आरबीआई याद करेगी कि ये पैसे जो थे 20 रुपये वो तो मैंने लिए ही नहीं थे, वो 20 रुपये जो लिए थे वो किसने लिए थे? सरकार ने लिए थे। तो तुरंत वो क्या करेगी? आरबीआई सरकार से कहेगी कि हमारे पास वो जो हमने सरकारी प्रतिभूति दी थी वो वापस आ गई है और उसका हमको मूलधन वापस करना है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? सरकार क्या करेगी, क्योंकि उसके खर्चे पूरे हो चुके हैं, वो उस अपने खर्चे से पैसा निकालेगी, आरबीआई को 20 रुपये देगी, आरबीआई को 20 रुपये देगी और 20 रुपये किसे दे देगी? बैंक को दे देगी। इस बी के पास ही पैसे वापस आ गए अपने। तो ये जो पूरा लेन देन हुआ है, ये फर्स्ट फेज और ये हुआ जो सेकंड फेज, ये जो सेकंड फेज हुआ, ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये किसके तहत हुआ है? एक चीज़ के आधार पर हुआ था, उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अर्थात सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से हुआ था। ये तो होता है सरकारी प्रतिभूति। इसी सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशन संचालित किया जाता है, अर्थात खुली बाजार की नीतियों का जो संचालन होता है उनका जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है? सरकारी प्रतिभूति होता है। ये तो रही इतनी बात ओपन मार्केट ऑपरेशन तक की। सरकारी प्रतिभूति क्या होता है वो भी जान लिया हम लोगों ने कि कागज टुकड़ा होता है जिसके आधार पर ऋण का आदान एवं प्रदान किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, बैंक रेट पढ़ चुके थे। बैंक रेट मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि जो बैंक रेट में जो ऋण की अवधि होती है वो क्या होती है? 365 दिन से अधिक के लिए होती है। अब उसी क्रम में हम लोग आज फिर से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कुछ अच्छी शब्दावलियाँ होती हैं। वो क्या होती है? एक शब्द सुना होगा, उसका नाम होता है ऋण जाल। ऋण जाल इंग्लिश में कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप कहते हैं। अब भी बात आई कि ये ऋण जाल क्या होता है। प्रश्न आया हुआ है कि ऋण जाल क्या होता है। तो होता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति था ए, जब ए व्यक्ति को 100 रुपये की ज़रूरत थी, इस ए व्यक्ति को 100 रुपये की ज़रूरत थी, तो ये कहाँ गया? ये गया बैंक में। बैंक में गया और बैंक से इसने क्या लिया? 100 रुपये का लोन लिया। बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया, इसके बदले में ए को बैंक को क्या देनी पड़ती थी? किस्तें देनी पड़ती थी, किस्त इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती थी। एक किस्त दे दी, 2 किस्त दे दी, भाई लोन मिल गया किसको? ए को मिल गया। इसका उसने भाई किस्त दे दी, भाई 1 किस्त दी, 2 किस्त दी, 3 दी, 10 दी, 12 दी, लेकिन जो किस्तों से संख्या रही होगी लगभग 50 रही होगी या 100 रही होगी। तो कुल मिला के उसने कुछ किस्तें दी, लेकिन उसके बाद वो किस्त देने में असमर्थ हो गया। क्यों? उसका पैसा खत्म हो गया। तो ऐसे में ये व्यक्ति क्या करेगा? किसी और से फिर से क्या ले लेगा? एक लोन ले लेगा, उनसे एक और ऋण ले लेगा। ये व्यक्ति फिर से कहीं और से एक ऋण और ले लेगा। अच्छा, जब ये ऋण एक और ले लेगा तो होगा क्या? एक ऋण तो वो ले ही रखा था उसने 100 रुपये का, और उसके ऊपर इसने एक और ऋण ले लिया। अर्थात जब एक ऋण के ऊपर एक और ऋण चढ़ जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण जाल कहते हैं। अर्थात एक ऋण को चुकाने के लिए जब दूसरा ऋण लिया जाता है तो उसे हम लोग डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण जाल कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और होता है लिक्विडिटी ट्रैप। एक और शब्द आता है लिक्विडिटी ट्रैप। ये क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी
ट्रैप, हिंदी में कहते हैं इसको तरलता संजाल। तरलता संजाल होता क्या है कि जब सरकार या केंद्रीय बैंक, जैसे कि केंद्रीय बैंक एक शब्द आया है, तो केंद्रीय बैंक क्या होती है, किसी भी देश की जो मुख्य बैंक होती है इसे हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। जैसे कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है, आरबीआई। अभी आरबीआई के बारे में हम लोग अलग से बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जब हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग आरबीआई को भी पढ़ेंगे। तो बात करेंगे कि तरलता संजाल क्या होता है कि जब किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को लगता है कि उस देश में जो तरलता है, तरलता जो है वो क्या है, कम है। तरलता को मैंने बताया था फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, जो इसका अर्थ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, फ्लो ऑफ मनी, अर्थात पैसों का प्रभाव। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तरलता को लिक्विडिटी कहते हैं। अर्थात जब किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को यह लग जाए कि उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की अर्थव्यवस्था में क्या कम है, वहाँ पर तरलता कम है, तो ऐसे में वो क्या करती है, वहाँ पर तरलता को बढ़ा देती है, तरलता को बढ़ा देती है। अच्छा, तरलता को बढ़ाई, कैसे बढ़ाएगी? ऐसा तो है नहीं कि उसने पैसे लिए, छापे और मार्केट में फेंका आई जा करके बीच बाजार में, ऐसा तो है नहीं। तो जो क्या करेगी, जो पैसे जो जिसके पास पैसा है आरबीआई के पास, आरबीआई को क्या करती है, आरबीआई वो बैंकों को जो ऋण होती है वो सस्ता करती है। भाई जब बैंक को ऋण सस्ता मिला है तो बैंकों का क्या दायित्व है कि वो अपने ग्राहकों को भी ऋण सस्ता दें। लेकिन यहाँ पर तरलता संजाल में होता क्या है, आरबीआई ने अपनी बैंकों को क्या किया, जो ऋण था वो कैसा दे दिया, सस्ता दिया, लेकिन बैंकों ने अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण सस्ता नहीं दिया, अर्थात जो पहले चल रहा था उसी आधार पर दिया। अर्थात वास्तव में आरबीआई द्वारा जो ग्राहकों को सेवा दी गई थी, छूट दी गई थी, अगर क्या वो पहुंच पाई, नहीं। बस ये जो छूट नहीं पहुंच पाई है ग्राहकों को, यही क्या कहलाता है, तरलता संजाल कहलाता है। अर्थात जब आरबीआई तरलता को बढ़ाती है, तरलता को कम करती है और बाजार में पैसे के प्रभाव को बढ़ाती है, परंतु वास्तव में वह बाजार में नहीं पहुंच पाती है, तो इसे हम लोग तरलता संजाल कहते हैं। ये तो हो गई तरलता संजाल तक की बात। अब देखते हैं हम लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देख लिया, तरलता संजाल देख लिया था, और डेब्ट ट्रैप भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बेस रेट। क्या चीज़, बेस रेट क्या होता है। अच्छा, बेस रेट क्या होता है, सुन लीजिए कि वह होता क्या है, मान लीजिए कोई एक बैंक ए है, इस ए बैंक के पास मैं गया लोन लेने के लिए। भाई मेरी कोई बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी भी नहीं है, ना वो मुझे जानते हैं ना कुछ। तो जब मैं उनसे लोन लेने गया, मैं 100 रुपये का, तो उन्होंने क्या किया, हमसे 10 प्रकार के कागज़ पूछ लिए, 50 क्वेश्चन किए, और हमें वो नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो हमसे ब्याज लिया वो क्या लिया, वो बहुत ही ज़्यादा लिया। सामान्यतः क्या होता है, जो भी ग्राहक गए उनसे क्या किया, उसने ब्याज की जो दर है वो ज़्यादा ली। वहीं पर जो ए व्यक्ति था, मतलब जो बैंक था, उस बैंक का एक खास आदमी था या उसका कोई खास ग्राहक था, उसने भी 100 रुपये का लोन लिया, लेकिन उसने उससे ब्याज जो है बहुत ही कम लिया। ये क्या होता था, बेसिकली पहले होता था कि कोई भी बैंक अपने मन के अनुसार किसी को सस्ता लोन देती थी या किसी को महंगा लोन देती थी। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए आरबीआई ने 2010 में एक कॉन्सेप्ट लाई बेस रेट का। अर्थात इसके तहत कह दिया आरबीआई ने कि अब कह दिया कि बेस रेट से नीचे, इस बेस रेट से नीचे कोई भी बैंक किसी को भी सस्ता ऋण नहीं देगी, इससे नीचे ऋण नहीं देगी, कोई भी बैंक हो जाए। होता क्या, हम लोग देखते हैं कि एसबीआई की जो लोन की दर होती है वो अलग होती है, पंजाब नेशनल बैंक की जो दर होती है वो अलग होती है, हर एक बैंक की जो लोन की दर होती है वो क्या होती है, अलग होती है।
लेकिन कोई भी बैंक एक निम्नतम रेशियो से नीचे नहीं जा सकता है। एक उसको इसका एक परिसीमन कर दिया गया, आरबीआई ने कर दिया कि जितनी भी बैंकें हैं आप जितना भी लोन आपको नीचे गिराना है गिराइए, लेकिन इस लाइन से नीचे आप कोई भी जो लोन है वो नहीं देंगे। यहाँ पर एक शर्त जोड़ दी गई। तो आरबीआई ने कह दिया यदि आपके बैंक में जो भी कर्मचारी हैं या फिर वो किसी भी प्रकार से कृषि से संबंध रखते हैं तो उन लोगों को ऋण में आप छूट दे सकते हैं बेस रेट से नीचे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सबको बेस रेट से नीचे ऋण देते हैं। तो बेस रेट क्या है? बेस रेट यही था कि 2010 के बाद ऐसा कर दिया गया कि कोई भी बैंक अपने मन मुताबिक क्या है कि बेस रेट से नीचे ऋण नहीं दे सकती थी। बेस रेट वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो बेस रेट है वो 7.40% से 9% के मध्य है। अर्थात वर्तमान में आप कोई भी ऋण लेने जाएंगे, किसी भी बैंक में ऋण लेने जाएंगे तो वहाँ पर 7.40% ऋण तो आपको देना ही पड़ेगा, ब्याज देना ही पड़ेगा। इससे नीचे आप कहीं भी ऋण नहीं ले सकते हैं। लेकिन 9% से अधिक भी आप ब्याज नहीं देंगे, ये डिसाइड कर दिया किसके तहत? बेस रेट के। इसी बेस रेट को की कमियों को दूर करने के लिए भाई बैंकों को दिक्कत हुई कि भाई ऐसे काम नहीं चल पाएगा कि हम जिसको चाहें उसको बड़ा ऋण सस्ता भी देना चाहते हैं। तो 2016 में इस बेस रेट के स्थान पर एक और चीज़ आ गई, उसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया है? MCLR। उसका जो नाम था वो क्या रख दिया गया? MCLR। मतलब क्या से पूरा नाम लिखा हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR कर दिया। अब बात करेंगे ये MCLR था क्या। अब कह दिया गया कि इसके तहत कोई भी जो कस्टमर है, यदि उस कस्टमर को बैंक चाहे तो उस कस्टमर को वो बेस रेट से नीचे क्या दे सकती है? लोन दे सकती है। ये MCLR के तहत आ गया। क्वेश्चन बनेगा MCLR का पूरा नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। कब आया ये कॉन्सेप्ट? ये 2016 में कॉन्सेप्ट आया। प्रश्न आ जाएगा MCLR का कॉन्सेप्ट किसके आधार पर आया? तो वो आया किसके आधार पर? बेस रेट के आधार पर। प्रश्न आ जाएगा कि बेस रेट क्या है? बताया मैंने कि इसके नीचे किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दिया जा सकता है, अपवाद स्वरूप वह कृषि से संबंधित रखता हो, दूसरा या फिर वह जो कर्मचारी है वह उसी बैंक का सदस्य हो या कर्मचारी हो। ये तो रही MCLR की बात, बेस रेट की बात। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है MSF। क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको सीमांत स्थायी सुविधा। क्या कहते हैं इसको? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर सीमांत स्थायी सुविधा। अब बात करेंगे MSF क्या है? ये कौन सी नई बला आ गई? तो बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे हम लोग बैंक रेट पढ़ते आ रहे थे, रेपो रेट पढ़ते आ रहे थे, सेम उसी का एक फॉर्म है। बस थोड़ा सा चेंजमेंट है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने बताया था कि जो बैंक रेट थी, बैंक रेट के तहत कोई भी जो बैंक होती थी वो जो ऋण लेती थी वो 365 दिन से अधिक ले लेती थी। वहीं पर हम लोगों ने बात की थी कि जो रेपो रेट था और रेपो रेट के तहत यदि कोई भी बैंक RBI से ऋण लेती थी तो वहाँ पर जो उसके ऋण की अवधि थी वो 365 दिन से कम की थी। वो 365 दिन क्या हो सकते हैं? या तो वो 91 दिन हो सकते हैं, या वो 182 दिन हो सकते हैं, या फिर 364 दिन हो सकते हैं। वो रेपो रेट का था। लेकिन यदि किसी भी बैंक को, मान लीजिए कोई बैंक है, उसे केवल एक दिन के लिए ऋण की ज़रूरत हो, केवल एक दिन के लिए ऋण की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? क्या वो रेपो रेट मांगेगी? नहीं। तो होगा क्या? वो जो बैंक होगी
वो आरबीआई के पास जाएगी, किसके पास, आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से कहेगी कि सरकार जी हमें क्या चाहिए, बड़ा सा लोन चाहिए, वो भी 1 दिन के लिए। तो होगा क्या, तो ऐसे में आरबीआई कहेगी ठीक है आप ले लीजिए, लोन ले लीजिए। तो इसी को जो 1 दिन के लिए जो लोन लिया गया है उसका नाम क्या दिया गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। तो ऐसे में आप कहेंगे कि फिर रेपो रेट में अंतर क्या हो गया और इसमें क्या अंतर हो गया। आप अटेंडरम में अर्थात आपातकाल में आपको ज़रूरत पड़ी है, 1 दिन की ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ पर क्या करती है आरबीआई, तो यहाँ पर जो ब्याज की दर वो ऊँची होती है, वो महंगा ऋण देती है। अब कितना ऋण देगी, मुद्दा ये उठता है कि 1 दिन के लिए जो ऋण लिया जा रहा है एमएसएफ के तहत, तो वो बैंक कितना ऋण ले सकती है। तो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया है कि कोई भी जो बैंक है और उसका जो भी एनडीटीएल है, बैंक का जो भी एनडीटीएल है वह एनडीटीएल का 2.5% जो पैसा है वो एमएसएफ के रूप में ले सकता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि एमएसएफ के तहत ऋण की जो अवधि होती है वो क्या होती है, वो लगभग 1 दिन के लिए होती है। ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मौद्रिक नीति का, और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि मौद्रिक नीति के तहत जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा रहा था उसमें 2 उपकरण यूज किए जा रहे थे, एक था मात्रात्मक उपकरण, दूसरा था गुणात्मक उपकरण। तो ये जो जितने भी सारे मैंने उपकरण पढ़ाए हैं ये सब जो भी था, सीआरआर था, एसएलआर था, रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, बैंक रेट था, ये सभी जो थे, ओएमओ थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, एमएसएफ थे, ये सभी जो थे वो क्या हैं, ये सभी मात्रात्मक उपकरण के उदाहरण हैं। मात्रात्मक उपकरण मतलब क्या है कि इनके तहत हम लोग तरलता की मात्रा को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कुछ उपकरण होते हैं गुणात्मक उपकरण के तहत क्या करती है आरबीआई, क्या करती है किसी भी बैंक पर क्या करती है, जब बैंक पर मात्रात्मक उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो ऐसे में जो आरबीआई होती है वो गुणात्मक उपकरण का प्रयोग करती है, और इसके तहत वो कुछ नीतिगत तरीके से उनके जो रेट्स होते हैं, दर होती हैं, उनमें चेंजमेंट करती है। अर्थात आरबीआई खुद कहती है बैंक से कि आप कुछ ऐसा करिए कि किसी भी कस्टमर को नुकसान ना हो। तो कुछ इस प्रकार गुणात्मक उपकरण के तहत हम लोग देखेंगे जाकर के कि क्या होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अर्थात देखा हुआ भी आप लोगों ने कि वर्तमान में जो सेविंग अकाउंट की जो दर है वो कम कर दी गई है। पहले जो सेविंग अकाउंट की जो दर थी वो 4% थी, लेकिन वर्तमान में जो सेविंग अकाउंट की जो दर है वो 2.75% से बढ़ा करके से 3% के मध्य कर दी गई। अर्थात 4% से ये 3% तक कर दी गई है क्या, सेविंग अकाउंट। अर्थात जो हमारे बचत खाते पे जो हमको पैसा मिलता था उस पर जो ब्याज मिलता था, पहले उसकी जो दर थी वो 4% थी, अब वह दर जाकर कितनी कर दी गई, 3% कर दी गई है, या फिर वहीं पर 2.75% भी कर दी गई है किसी बैंक में। तो ये तो थी पूरी हम लोगों ने पढ़ी कि मौद्रिक नीति क्या है और मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आएगी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद कि पूरा बैंकिंग इतिहास पढ़ेंगे हम लोग कि बैंक की हिस्ट्री क्या है, पहली बैंक कौन सी थी, उसके बाद कौन सी बैंकें आई, वर्तमान में कितनी बैंकें कार्य कर रही हैं और कितने प्रकार से बैंकें हैं। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पूरे जो क्लास पढ़ाई है पूरी मौद्रिक नीति की पूरी क्लास देखिए, समझिए, जो भी डाउट आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ सूचित कर दे रहा हूँ, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, उसमें चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो, चाहे पीसीएस हो और या चाहे बीईओ, अर्थात आरओ बीईओ और यूपी पीसीएस, इनके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको, जो टेस्ट सीरीज है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी और पेपर आपको दिया जाएगा, और इसका कुछ जो चार्ज है वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा कितना है। और जिसको भी ये टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो वो नीचे दिए गए कमेंट
मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए उस पर कॉल कर सकता है, पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय